बच्चों इस वीडियो के अब सेकंड पार्ट में हम करेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इससे पहले हम ये कर चुके हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब आइए नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। आप देखिए इसमें क्या है, ये टाइप्स हैं। कौन कौन से? मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस में दो तरह के थे, ड्यू टू एनायन वैकेंसी और ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। तो यही हम करने जा रहे हैं। देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट पहले करेंगे, ड्यू टू एनायन वैकेंसी और ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस, और फिर बाद में करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। तो पहले हम इसको देखते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब होता है कि ऐसे डिफेक्ट जिनमें डिफेक्ट आने के बाद मेटल की संख्या M+ की संख्या A- मतलब एनायन से फालतू हो जाए। मेटल एक्सेस मतलब मेटल फालतू हो जाए। इन दोनों डिफेक्ट्स में आप देखेंगे कि मेटल फालतू हो जा रहे हैं, एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। पहले मेटल और एनायन बराबर होंगे रेशो, उसके बाद जो भी उनका रेशो होगा उस रेशो के अकॉर्डिंग डिफेक्ट आने के बाद मेटल की संख्या एक्स्ट्रा हो जाएगी, बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे वो हम देखते हैं। और इन वालों में घट जाएंगे क्योंकि नाम है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये बाद में करते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से हो सकता है। पहला है ड्यू टू एनायन वैकेंसी। यदि इनमें से कुछ एनायन निकल जाएं, एनायन चले गए तो मेटल तो अपने आप फालतू हो ही जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। उसका भी एक तरीका है। जैसे हमने NaCl लिया, प्योर क्रिस्टल में Na+ और Cl- बराबर थे, मान लो ये दिखा रखा है प्योर क्रिस्टल। उसके बाद हमने उसमें कुछ किया। क्या किया कि इसके आसपास से हमने सोडियम को लिया, देखो सोडियम सॉलिड लिया, उसे गर्म किया, हीट किया तो वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। पहली बात, सोडियम वेपर इसके आसपास से गुजर रहे हैं। और वो सोडियम वेपर कैसे हैं कि सोडियम को हीट करने पर, स्ट्रांगली हीट करने पर सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन भी लॉस करेगा क्योंकि उसको आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी और वो बन जाएगा Na+ और इलेक्ट्रॉन माइनस में। ये सोडियम जो वेपर फॉर्म में आगे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन भी हैं, ये जो आसपास से Na+ गुजर रहे होंगे वो Na+ अंदर से Cl- को खींच लेंगे क्योंकि Na+ है, Cl- को अपने साथ जोड़ ही लेगा, खींच ही लेगा। तो अंदर से Cl- चले जाएंगे और देखो Na+ ने किसी अंदर के Cl- को अपनी ओर अट्रैक्ट खींच लिया और मिलकर NaCl बना दिया आउटसाइड। ये NaCl आउटसाइड बन रहा है। तो यहां देख सकते हैं कि दिस इज फॉर्म्ड आउटसाइड, मतलब कि ये क्रिस्टल के बाहर बन रहा है NaCl। पर इस सब में हुआ क्या कि Na+ ने अंदर से Cl- निकाल लिया। देखो यहां से अंदर का कोई भी एक Cl- बाहर Na+ निकाल लेगा। ये Cl- मान लो हमने यहां से गायब कर दिया। एक से अधिक Cl- भी निकल सकता है, तो हमने समझाने के लिए लिखा है बस कि कुछ Cl- को ये Na+ जो बनेगी वेपर, ये बाहर खींच लेंगे। तो यहां तो बन गई एनायन वैकेंसी क्योंकि यहां से Cl- मतलब एनायन चला गया, तो इसे हम कहेंगे एनायन वैकेंसी। यहां लिखता हूं मैं, ये एनायन वैकेंसी है, ये लिखा मैंने एनायन वैकेंसी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन भी तो थे ना बेटे, ये इलेक्ट्रॉन जो हीट करने से आए थे, ये इलेक्ट्रॉन इन वैकेंसीज में ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर बीच में ट्रैप कर दिया। मैंने एक ही किया है, आप एक से अधिक बार कर सकते हैं कि कहीं और से Cl निकाल दो, वहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर दो। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनायन वैकेंसी में ट्रैप हो जाएंगे। ये लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स को लिख रहा हूं E- और लिख रहा हूं ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मतलब फंस गए। कहां फंस गए? इन एनायन वैकेंसी। ये चीज यहां जो लिखी है ऊपर, देखिए क्या लिखी है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी। तो ये जो एनायंस खाली हो गए, जगह बन गई है एनायंस की, इस वैकेंसी में, एनायंस की वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो चुके हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं क्रिस्टल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं तो वो कलर देने का काम करते हैं क्रिस्टल को। जैसे ये क्रिस्टल NaCl का पहले कलरलेस था और यहां बाद में येलो हो गया, येलो क्रिस्टल हो जाएंगे NaCl के। वो दाना नमक का जो पार्टिकल्स हैं, नमक जो होता है NaCl, वो येलो हो जाएगा। किस कारण से? इलेक्ट्रॉन जब ट्रैप हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कलर देता है, क्रिस्टल को कलर देने का काम करता है। और इसी ग्रीक भाषा में कलर को फार्बे कहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो ट्रैप हो चुके हैं उन्हें हम कहते हैं फार्बे सेंटर। The electron trapped inside the crystal are called as Farbe center because they give the color to the crystal। तो ये हमने यहाँ पे देखा। और आपने देखा कि कुछ Cl- चले गए, बदले में इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो Cl- चले गए बेटे, इसका मतलब सोडियम तो उतने के उतने ही है जितने दिख रहे हैं आपको, और बाहर के कुछ सोडियम्स ने अंदर का Cl निकाल लिया। वो सोडियम इसका पार्ट नहीं था, वो सोडियम एक्स्ट्रा सोडियम हमने रखा था जो वेपर बना रहा था, वो इस क्रिस्टल का पार्ट नहीं था। तो एक्स्ट्रा सोडियम ने इसके अंदर का Cl निकाल लिया, मतलब एनायन निकाल लिया। तो कैटायन मतलब Na+ फालतू हो जाएंगे। तभी तो लिखा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। एनायन चले गए और मेटल फालतू हो गए। इसी प्रकार से आगे देखिए, एक और तरह से मेटल एक्स्ट्रा हो सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मेटल हम इसमें इंट्रोड्यूस करा दें, इसमें हम कुछ फालतू मेटल घुसा दें। जैसे जिंक मेटल है और ऑक्साइड नॉन मेटल है, तो जिंक कुछ एक्स्ट्रा कहां से आएंगे? देखिए ये परफेक्ट क्रिस्टल था, जितने जिंक थे उतने ही ऑक्साइड थे। मान लो ये इस क्रिस्टल के अकॉर्डिंग जितने जिंक गिन लो उतने ही ऑक्साइड आएंगे, ये तो परफेक्ट था। अब इसमें फालतू मेटल कैसे हो जाएंगे? देखिए ये जिंक ऑक्साइड को हमने, इस क्रिस्टल को बाहर से कोई नहीं लिया, सिर्फ इस जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को हमने गर्म करना शुरू कर दिया स्ट्रांगली। गर्म करेंगे तो हीट पहले बाहर मिलेगी, अंदर नहीं मिलेगी, पहले बाहर मिलेगी सरफेस पे। तो सरफेस की जो जिंक है, सरफेस की जो ZnO है, ZnO जगह जगह है, अंदर बाहर सब जगह। जो बाहर की जिंक ऑक्साइड होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी हीट करने से, और जिंक ऑक्साइड से मिलेगा Zn2+
और ऑक्साइड आयन, क्योंकि ZnO में वैसे भी Zn2 प्लस और O2 माइनस ही होता है, टूट जाएगा और Zn2 प्लस और ऑक्साइड आयन अलग हो जाएगा। Zn2 प्लस तो लिख ही रखा है, और जो O2 माइनस था, सिंगल O था ये, उस सिंगल O को हमने हाफ O2 लिख दिया। हाफ O2 भी सिंगल O ही होता है, O2 का हाफ सिंगल O, और चार्ज जिसके ऊपर 2 माइनस था वो कहाँ गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में निकल गया। तो यहाँ लिख रहा हूँ +2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये ऑक्सीजन जो O2 माइनस था ये न्यूट्रल हो गया और गैस बन के उड़ गया, इवॉल्व हो गया, और इलेक्ट्रॉन उसके यहीं रह गए। तो कौन कौन रह गया, अब जिंक रह गया और इलेक्ट्रॉन रह गए। ऑक्साइड तो ऑक्सीजन के रूप में निकल के चला गया। जो सरफेस से जिंक ऑक्साइड टूटा था उसमें जिंक और इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ऑक्साइड जा चुका है। ये जिंक और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अंदर आकर इसमें ट्रैप हो जाएंगे। कहाँ ट्रैप होंगे, ये जो पहले से जो ये हैं एटम्स हैं, पार्टिकल्स, इनके बीच में जो खाली जगह होती है जिसको हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहते हैं, वहां पर ये जिंक भी और इलेक्ट्रॉन भी अंदर आकर ट्रैप हो जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पर बीच में मैं एक्स्ट्रा जिंक दिखा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा जिंक बीच में आके जिंक तो ट्रैप हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन भी, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा दिया बीच में और एक को यहाँ दिखा दो, कहीं पर भी बीच में रैंडमली दिखा दो कि 1 जिंक और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल जिंक और 2 मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल में बहुत सारे होते हैं एवोगाड्रो नंबर, लेकिन हम दिखा रहे एक ही दिखा रहे हैं। कुछ जिंक और कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गए बेटे। अब की बार इलेक्ट्रॉन और जिंक कहाँ ट्रैप हुए हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड में। भले ही इंटरस्टिशियल वॉइड में हुए हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल वॉइड में ट्रैप हुए तो क्रिस्टल के अंदर ही ट्रैप है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में ट्रैप हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फारवे सेंटर। तो यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं इसको, इन दोनों को ऐसे दिखाते हैं, ये और ये कोई भी दिखा दो। ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इनको लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिखता हूं मैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड। ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो चुके हैं, कहाँ हुए अब की बार, इन द इंटरस्टिशियल वॉइड्स, इंटरस्टिशियल वॉइड्स में फंस चुके हैं। ये बात हमने यहाँ दिखाई है। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन जो थे वो एनायन वैकेंसी में ट्रैप हुए थे, अब की बार इंटरस्टिशियल वॉइड में ट्रैप हुए हैं। भले कहीं पर भी हो, क्रिस्टल के अंदर तो हुए हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर ट्रैप होते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल को कलर देने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर भी ये क्रिस्टल येलो कलर का हो जाता है, पहले कलरलेस था, अब येलो कलर का क्रिस्टल हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है। और इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को उस केस में भी और इस केस में भी दोनों को फारवे सेंटर कहते हैं, FARVE, फारवे सेंटर, या सिंपली बड़ा एफ लिखते हैं F सेंटर। F सेंटर मतलब फारवे सेंटर। ये क्वेश्चन पूछे तो यही आंसर देना है। अब हम देख चुके हैं कि यहाँ पर भी इस क्रिस्टल में बाहर से जिंक ऑक्साइड तो बराबर उड़ गए, निकल गए। ये जिंक ऑक्साइड बाहर से इक्वल मात्रा में निकले, जितने जिंक उतने ऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन तो चले गए, इवॉल्व हो गए गैस बनकर, पर ये जिंक वापस आ गए और साथ में इलेक्ट्रॉन को लेकर भी आए। इलेक्ट्रॉन तो मेटल या ऑक्साइड नहीं होते, ऑक्साइड तो जितने थे उतने ही है, जिंक भी उतने ही है, पर कुछ जिंक एक्स्ट्रा आ चुके हैं, मतलब कुछ मेटल आयन एक्स्ट्रा आ चुके हैं। इस कारण से जिंक एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मतलब मेटल कैटायन जो हैं वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इस कारण से भी आपका मेटल एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कैटायंस आ चुके हैं जिंक वाले। तो ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं, इसमें अगले वाले में मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरह से हो गए। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पे आइए। मेटल की कमी हो जाएगी यहाँ, तो कैसे होगी उसका भी एक तरीका है। देखो पहले ये, इसके लिए मैं आयरन ऑक्साइड का एग्जांपल ले रहा हूँ, Fe होगा, इसको बोलते हैं आयरन 2 ऑक्साइड, क्योंकि इसमें आयरन +2 स्टेट में है और ऑक्सीजन तो -2 होता ही है। ये Fe2+ O2- ऐसा बार बार लिख दिया और क्रिस्टल बना दिया। ये परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ये अगर ऑक्सीडाइज हो जाए, Fe2+ से ऑक्सीडाइज होगा, क्या बनेगा, Fe3+ बनेगा। जब Fe2+ से ऑक्सीडाइज होगा, देखो Fe2+ अगर ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और बन रहा है Fe3+, पता तो है आपको ऑक्सीडेशन होता है, और एयर में ऑक्सीडेशन होता रहता है, आयरन का जंग लगता ही वैसे ही है ऑक्सीडेशन होने से। तो जब इस क्रिस्टल का हवा में पड़े एयर से ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ Fe2+ से बन जाएंगे Fe3+, और फिर इतना ही नहीं होगा, बल्कि जो Fe3+ बनेंगे वो Fe2+ को रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 3 Fe2+ के ऊपर 6+ चार्ज है, लेकिन यहाँ पर 2 Fe3+ के ऊपर भी 6+ है। यहाँ पर देखो ना 3 2 6+ और यहाँ 2 3 6+, यानी कि 2 Fe3+ को फेरिक बोलेंगे और Fe2+ को फेरस। तो 3 फेरस चले जाएंगे और उसके बदले में 2 ही फेरिक आएंगे, क्योंकि चार्ज इक्विवेलेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए, चार्ज सेम रहे, इसलिए 3 Fe2+ निकल जाएंगे और उसके बदले में केवल 2 ही Fe3+ वापस आएंगे। तो देखिए यहाँ से मैं 3 Fe2+ निकाल दूंगा और 2 Fe3+ वापस लाऊंगा। पहले तो 3 Fe2+ निकाल दो, एक यहाँ से निकाल देते हैं, चलो ये निकाल दिया हमने, ये वाला Fe2+ निकल गया। एक और कहीं से यहाँ से निकाल देते हैं, चलो ये एक और Fe2+ चला गया, और एक यहाँ से निकाल देते हैं, कहीं से भी रैंडमली 3 निकाल दो, बड़ा सा गोला दिखा दो। यहाँ से 3 Fe2+ जा चुके हैं, 3 Fe2+ मतलब फेरस जा चुके हैं, और 2 फेरिक मतलब Fe3+ 2 ही आएंगे वापस। तो देखिए एक तो यहाँ लिख दिया Fe3+ और एक यहाँ लिख दिया Fe3+, लेकिन एक जगह भी खाली रह गई, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से कौन गया था, Fe2+ गया था, मतलब कैटायन गया था। ये कैटायन वैकेंसी है, कैटायन वैकेंसी। तो हमने देखा
कि 3 कैटायन वैकेंसी बनी थी जब 3 Fe2+ चले गए थे, और बदले में 2 ही आए फेरिक। फेरस 3 गए थे, 3 फेरस आयन गए, मतलब 3 कैटायन गए, तो 3 कैटायन वैकेंसी बनी थी, लेकिन उनमें से 2 वैकेंसी में तो Fe3+ आ गए वापस, और 1 वैकेंसी अभी बची हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम देख रहे हैं कि ऐसा करने से कैटायन वैकेंसी बन जाती है। और अब क्या हुआ कि पहले तो Fe और O का रेशो क्या था, Fe 6 थे और O भी 6 थे, लेकिन अब उनमें से 3 Fe चले गए और 2 वापस आए। भले कोई से भी Fe थे वो 2+ या 3+, लेकिन 3 Fe गए हैं और 2 वापस आए हैं, मतलब गए तो ज्यादा और आए वो कम, तो आयरन की संख्या घट जाएगी, क्योंकि जाने वाले 3 हैं और आने वाले 2 ही हैं, तो मेटल की संख्या घट जाएगी, ऑक्सीजन तो वहीं के वहीं है। इस प्रकार से मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि मेटल जितने गए हैं 3 गए हैं Fe2+ और वापस सिर्फ 2 ही आए हैं Fe3+, तो मेटल घट जाएंगे। इस प्रकार से भी मेटल डेफिशिएंसी आ सकती है। पर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन का खेल कुछ नहीं है, तो यहाँ फारवे सेंटर नहीं होता इस केस में। तो ये हो गया हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्री की ये वाले, यहाँ तक मेटल डेफिशिएंसी तक हो गया हमारा। अब हम थर्ड पॉइंट चलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होते हैं वो आयनिक क्रिस्टल में भी हो सकते हैं और कोवलेंट में भी। इन दोनों को हम 1 बाय 1 फिर से डायग्राम करेंगे। डायग्राम बनाने के लिए हम एक बार इस वीडियो को पॉज कर लेते हैं, उसके बाद आता हूं। तो बच्चों अब ये थर्ड पार्ट जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, इसमें क्या हो रहा है कि 2 तरह के इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो सकते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब ये है कि अपने पास एक प्योर क्रिस्टल है, प्योर क्रिस्टल, उसमें अगर हम थोड़ी सी मात्रा में इम्प्योरिटी ऐड कर दें, लिटिल अमाउंट ऑफ, तो जो नया क्रिस्टल बनेगा इम्प्योर बनेगा बेटे, उसमें इम्प्योरिटी होगी, तो डिफेक्ट तो आ गया। इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद डिफेक्ट आता है। और ये 2 तरह से आ सकता है, आयनिक क्रिस्टल में अलग से और कोवलेंट क्रिस्टल में अलग तरह का। पहले हम कर रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स, ये वाला। तो ये पार्ट देखिए कि आयनिक क्रिस्टल ले रहा हूं पहले मैं, NaCl, Na+Cl- आयंस है ना ये, तो इसका मतलब ये आयनिक क्रिस्टल हुआ। अब इसमें हम इम्प्योरिटी भी आयनिक ही ऐड करेंगे, जैसे कि हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड, Sr के ऊपर 2+ चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस, यहाँ 2 Cl है, SrCl2 ऐड कर रहे हैं हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड लिटिल अमाउंट में Sn इम्प्योरिटी। तो इस प्योर क्रिस्टल में जब हम ये इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसको हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का मतलब होता है प्योर क्रिस्टल में थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करना, डोपिंग कहलाता है। डोपिंग भी पूछ लेते हैं डोपिंग क्या होती है, तो इस हिसाब से अब क्या होगा देखो, जब हम इसमें ये मिलाएंगे तो Cl नेगेटिव यहाँ पर भी है और Cl नेगेटिव यहाँ पर, दोनों में Cl नेगेटिव है, इम्प्योरिटी में भी Cl नेगेटिव है और प्योर में भी Cl नेगेटिव, और दोनों एक जैसे होते हैं, Cl- बिल्कुल सेम है। तो Cl- का स्थान जब Cl- लेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है। लेकिन कैटायंस में Na+ का स्थान कौन लेगा, Sr2+। Na+ पे 1+ चार्ज है 1+, और Sr पे 2+। इसका मतलब एक अकेला Sr2+ जो है वो 2 सोडियम के बराबर है चार्ज के मामले में, 2 सोडियम मिलाकर 2+ बनेगा, और एक अकेले Sr के ऊपर 2+ है। इसका मतलब है जब हम SrCl2 डाल रहे हैं तो सोडियम का स्थान Sr लेने आएगा, और उस समय 2 सोडियम को निकालकर एक ही Sr उसकी जगह लेगा। तो हम ये लिख रहे हैं 2 सोडियम को निकालकर एक Sr उसका स्थान ले रहा है। यहाँ पर भी हम ऐसे करने जा रहे हैं, इस परफेक्ट क्रिस्टल में हम चेंज करने जा रहे हैं, 2 सोडियम निकाल दो। जैसे एक सोडियम मैंने सपोज करो ये वाला निकाल दिया, रुक जाओ 1 मिनट, सपोज करो एक सोडियम तो ये उड़ा दिया, यहाँ से कैटायन वैकेंसी बन गई, कैटायन चला गया Na+, तो कैटायन वैकेंसी, और एक और सोडियम कहीं और से निकालते हैं, सपोज करो हमने यहीं से निकाल दिया, 2 सोडियम निकाल दिए वही, तो 2 कैटायन वैकेंसी बन गई। क्या चीज है ये, कैटायन वैकेंसी है, कैटायन वैकेंसी, VAC का मतलब यहाँ वैकेंसी है, 2 बन रही हैं, लेकिन 2 सोडियम जा चुके हैं और उसके बदले में एक स्ट्रोंशियम उसका स्थान भी लेगा, तो यहाँ पर एक Sr2+ उसके स्थान पर आ रहा है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो 2 कैटायन वैकेंसी में से एक को तो स्ट्रोंशियम ने भर लिया, अब कितनी रह गई, एक कैटायन वैकेंसी रह गई। इसका मतलब साफ है कि हमने अगर 1 मोल ऑफ Sr डाला था तो कैटायन वैकेंसी भी 1 ही बन रही है बेटे, देख लो एक तो भर गई है। इसका मतलब है कि यहाँ जितने, इसको 1 को लिखना जरूरी नहीं है, 1 का मतलब ना लिखे तो भी 1 ही होता है, हटा दो। अब आप देखो कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 ही तो है, एक स्ट्रोंशियम आयन ऐड किया था 1 मोल, तो वैकेंसी भी 1 ही बन रही है, मतलब 1 मोल ही बन रही है। अगर ये 2 मोल होते तो वो 2 मोल बनती, 3 मोल होते 3 मोल। इसका मतलब है जितने Sr की कॉन्सेंट्रेशन हम ऐड करेंगे उतनी ही कैटायन वैकेंसी की भी मात्रा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिखते हैं बॉक्स में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sr2+ जितना भी हम ऐड करेंगे उतनी ही लगभग या इक्वली लिखते हैं, उतनी ही संख्या में कैटायन वैकेंसी की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी। कैटायन वैकेंसी को VAC लिख रहा हूं, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम आयन एडेड इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी उतनी ही बनेगी जितनी की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sr2+ होगी। इस बात को मैं वहां लिख सकता हूं, ऐसे बात तो वही है। तो इसको एक बार बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम आयन। ये पहली बात हो गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। दूसरी बात ये भी है बेटे कि एक SrCl2 में, ये देखो एक SrCl2, देखो आप एक SrCl2 में आल्सो, एक SrCl2 में एक ही Sr दिख रहा है, इस मॉलिक्यूल में एक ही स्ट्रोंशियम है,
यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SrCl2 जितने लेंगे उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन Sr की भी आएगी। अगर इसका मैंने मान लो एक मॉलिक्यूल लिया होता तो उसमें एक ही Sr होता, 2 मॉलिक्यूल लेता तो 2 होते, 3 होते 3, यानी जितनी कॉन्सेंट्रेशन आप SrCl2 की लोगे उतनी ही Sr उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन होगी। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मिलाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को मिलाएंगे 1 एंड 2 से देखेंगे तो देखो Sr2 प्लस जो है वो SrCl2 के बराबर है। यहाँ पर हम SrCl2 भर सकते हैं क्योंकि SR2 प्लस SR2 प्लस जो SrCl2 के बराबर होता है, ये यहाँ भर दो तो आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन से कि कैटायन वैकेंसी जो होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी जो होगी वो SR2 प्लस के बराबर थी, लेकिन SR2 प्लस जो था वो SrCl2 के बराबर है, तो हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SrCl2 लिख दें। इसमें कंक्लूजन ये निकल गया अपने पास, ये रूल बन गया अपने पास, फॉर्मूला बन गया कि ऐसे केसेस में जब हम NaCl में SrCl2 ऐड करते हैं, एग्जाम्पल बदलेगा तो ये रिलेशन भी बदल सकती है, लेकिन इस एग्जाम्पल में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज को याद रखना कि ऐसे एग्जाम्पल में जब NaCl में SrCl2 आप ऐड कर रहे हैं एज एन इम्प्यूरिटी, तो उसमें जितनी कैटायन वैकेंसी बनेगी, कितनी बनेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी कितनी होगी, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SrCl2 की ऐड करोगे। तो इसके रीजन दे रखें और आखिर में याद रखोगे कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन में आप SrCl2 ऐड करोगे उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन में कैटायन वैकेंसी बनेगी। मान लो 1 लीटर के हिसाब से चलें तो अगर इसके 10 मोल पर लीटर ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे भी 10 मोल ही बनेगी। 10 मोल का मतलब संख्या होता है, तो जितनी संख्या में ये ऐड करोगे उतनी संख्या में बनेगी पर लीटर के हिसाब से मान लो, तो वो मोलैरिटी हो गया इसका मतलब। तो जितनी मोलैरिटी इसकी होगी उतनी मोलैरिटी इसकी, इसका मतलब जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी उतनी इसकी बनेगी। The concentration of कैटायन वैकेंसी formed is always equal to the concentration of strontium chloride added। अब इसका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे, उस समय ये सारी बातें नहीं समझाऊंगा, न्यूमेरिकल में ये बात लेके चलेंगे, और अगर आपको वो ये बात उस समय समझ नहीं आती है मान लीजिए तो इस वीडियो को आप यहाँ से देख लेंगे। थैंक यू। तो अब ये लास्ट बात हो रहा है, थैंक यू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक लास्ट बच रहा है, ये जो आयनिक क्रिस्टल में तो हमने देख लिया इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अब एक और बच रहा है नॉन आयनिक क्रिस्टल में इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। वो थोड़ा लंबा आर्टिकल है, उसको मैं इस वीडियो को बहुत लंबा उनसे बचा रहा हूँ, और इस लास्ट वाले को कि इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इन नॉन आयनिक यानी कोवलेंट क्रिस्टल्स, उसको मैं अलग से ले रहा हूँ एक अगले नेक्स्ट वीडियो में।